176 जमीनी छिपकलियां। स्टूडेंट्स के वहां से भागने के कुछ देर बाद सूरज की तेज रोशनी में वो बर्फ की मूर्तियां अब चटकने लगी थी। कमांडर बख्तावर सबसे पहले बाहर निकला क्योंकि उसने अपने चारों तरफ एक जादुई कवच बना लिया था, जिसकी वजह से समायरा का आइस क्रिस्टल हमला भी उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इतनी देर तक बर्फ में जमे रहने के बाद उसका चेहरा नीला पड़ गया था और उसका गुस्सा भी काबू में नहीं था। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने उसे बेवकूफ बना दिया था, लेकिन वो लोग ये भूल रहे थे कि बख्तावर एक एडवांस रैंक का मैजिशियन था और उसके लिए उन्हें मारना बेहद आसान था। क्या उन्हें सच में लगता है कि वो मुझसे भाग सकते हैं? हमने ना जाने कितनों को उनकी मौत के घाट उतारा है और ये पिल्ले पिल्लियां समझ रहे हैं कि ये हमसे बचकर भाग सकते हैं, बख्तावर ने मन ही मन कहा। तुम लोग उनके पीछे जाओ जो भागने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे वो सब जिंदा चाहिए, बख्तावर ने उन सैनिकों से कहा जो बर्फ से फ्री हो गए थे। जी सर, बख्तावर के सैनिक भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने अपने कमांडर का ऑर्डर सुना और तुरंत उस तरफ चले गए जिस तरफ रुद्र और बाकी लोग भागे थे। बाकी सब मेरे साथ आओ, आखिर हम अपना सबसे खास टेस्ट सब्जेक्ट कैसे खो सकते हैं? बख्तावर ने गुस्से में शहर की तरफ देखा और फिर उन सैनिकों की तरफ जो अब तक बर्फ से बाहर नहीं निकल पाए थे। कमांडर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से हमारे सारे लोग बच पाएंगे, एक औरत जो बैटल मैजिशियन थी उसने कहा। तो फिर उन्हें मार दो, बख्तावर ने बेरहमी से कहा। बाकी की बची हुई बर्फ की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। बर्फ के टुकड़ों में खून और उन सैनिकों की चमड़ी मिल गई थी। कुछ देर बाद जब बर्फ पूरी तरह पिघली तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सी लाश किसकी थी। 7 मूर्तियों को तबाह किया गया था, जिसका मतलब ये था कि समायरा के आइस क्रिस्टल तीर ने अकेले 7 लोगों को ढेर कर दिया था। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये सब टैलेंटेड इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे। बख्तावर के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत शर्मसार था क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने उसे चकमा दे दिया था। बख्तावर के बचे हुए सैनिक उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें हार मानना नहीं आता था और वो आरव को ढूंढने के पहले हार मानने भी नहीं वाले थे। अब ये सिर्फ उस रहस्य को छुपाने की बात नहीं थी। अब उनका एकमात्र मकसद डुअल एलिमेंट्स वाले लड़के यानी आरव को पकड़ना था। वो उनके नए एलिमेंट बनाने की उम्मीद था। उन्होंने अपनी दुनिया के सारे सपने इस एक्सपेरिमेंट के दम पर टिका कर रखे थे, जिसमें आरव की सख्त जरूरत थी और जो पूरी दुनिया को पलट सकता था, उनके अंदर के डर को खत्म कर सकता था, डीमन बीस्ट को हराकर इंसानों को उनका हक दिलवा सकता था। सब कुछ एकदम शांत अचानक हुआ था और किसी को भी कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं मिला था। आरव भागते भागते खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और जो कुछ भी हुआ उसे समझने की भी कोशिश कर रहा था। पहली बात, ये लोग शैतान नगरी से नहीं थे और उन्होंने सिर्फ डुअल एलिमेंट्स के कारण आरव को अपना निशाना बनाया था। दूसरी बात, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे एक नया एलिमेंट बना सके, लेकिन वो इस सब एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने दे सकते थे। देखा जाए तो ये नया एलिमेंट इन सिरफिरे लोगों के दिमाग की ही उपज थी। आरव जानता था कि एक नए एलिमेंट को बनाने में काफी रिसर्च और वक्त लगता था। इसके अलावा एक नया एलिमेंट बनाने के लिए मैजिक एसोसिएशन की परमिशन की जरूरत भी पड़ती थी और जहां तक आरव को याद था, मैजिक एसोसिएशन ने किसी भी नए एलिमेंट को लेकर एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई भी खबर जारी नहीं की थी। इसलिए हो सकता था कि ये लोग छिपकर काम कर रहे थे और इनके एक्सपेरिमेंट्स में शैतानी जादू का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से अब तक के सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स की जाने चली गई थी। ये तो बिल्कुल उसी तरह था जैसे शैतान नगरी के लोग जीते जागते इंसानों को शापित शैतानी लाशों में बदल देते थे। भले ही बख्तावर इसे कितना भी अच्छा काम मान ले, लेकिन सच तो ये था कि जिस एक्सपेरिमेंट में इंसानों का बलिदान दिया जाता था उसे शैतानी जादू ही कहते थे, और अभी तक का सबसे खतरनाक शैतानी जादू था शैतान नगरी का, जो लोगों को तड़पाकर उन्हें दर्द देकर शापित लाशों में बदल देता था। बख्तावर ने भी यही कहा था कि उसका ये एक्सपेरिमेंट पैरासाइट डीमन बीस्ट को देखकर ही शुरू हुआ था, इसलिए हो सकता था कि इस एक्सपेरिमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट्स भी शैतानों में बदल जाते हों। अगर ये उस राक्षसी महामाया के केस जैसा था जो अपने खून से दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती थी और उन्हें भी अपने जैसा बना सकती थी, तो फिर इससे इंसानों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती। अगर इन शैतानों में बदलने के बाद भी उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स अपनी सोचने समझने की शक्ति को नहीं खोते तो उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता। अगर सच में नया एलिमेंट किसी पैरासाइट डीमन से बना हुआ था, तो वो राक्षसी महामाया भी शायद इनके सीक्रेट लैब से भागी हुई राक्षसी थी। आरव किसी भी कीमत पर एक टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बनना चाहता था, भले ही वो इस दुनिया में दूसरी दुनिया से आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी सिरफिरे इंसान और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। वैसे भी सिर्फ बख्तावर के कहने से वो घिनौना एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं बन सकता था।
ना जाने समायरा कैसी होगी, भगवान करे प्राची ने उसकी जान बचा ली हो और वो जिंदा हो। आरव को समायरा की फिक्र हो रही थी। जब उस पर वशीकरण स्पेल का असर हुआ था, उसने अपने दिल के कई राज समायरा को बता दिए थे। जैसे कोई इंसान शराब के नशे में सब सच बोलता है, वैसे ही आरव ने भी इस स्पेल के असर में आकर समायरा को बहुत कुछ बता दिया था। अब ये तो उसे भी समझ आ गया था कि इतने सालों में भी वो समायरा को भुला नहीं पाया था। जिस तरह समायरा ने अपनी जान खतरे में डालकर पूरी टीम की जान बचाई थी, आरव उसकी इस बहादुरी को भला कैसे भूल सकता था। वो बख्तावर बहुत बेरहम इंसान था और उसे उसके गुनाहों की सजा मिलनी जरूरी थी। आरव को एकांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने जगह जगह पर वो सिग्नल्स छोड़कर बख्तावर को सीधा उन तक पहुंचा दिया था। वो जानता था कि बख्तावर बहुत चालाक था और समायरा के आइस क्रिस्टल तीर से नहीं मरेगा। इसलिए अब आरव ने ठान लिया था कि वो ही उसे मारेगा। आरव वापस उस डीमन बीस्ट से भरे हुए शहर में पहुंच गया था और साथ ही वो उन बैटल मैजिशियंस के ओरा को महसूस कर पा रहा था। किस्मत से वो लोग शहर में रहने वाले डीमन बीस्ट की वजह से बहुत शांति से बिना शोर किए चल रहे थे और इसलिए आरव की उनसे बचकर भागने की उम्मीद बढ़ गई थी। वो उन जगहों पर जा रहा था जो उसे शहर में सबसे खतरनाक लगती थी। वो अकेला था, इसलिए आसानी से भाग पा रहा था। लेकिन आखिर कितनी देर तक वो उन सबको चकमा दे सकता था। उसे खुद को बचाने के लिए डीमन बीस्ट के इलाके में जाना ही पड़ता। यही रास्ता होना चाहिए वहां पहुंचने का। भगवान करे वो आसमानी छिपकलियां मुझे जिंदा बख्श दे, आरव ने मन में बुदबुदाया। जब वो टीम से अलग अपना इन्वेस्टिगेशन करने आया था, तब उसे ये जगह मिली थी जो आसमानी छिपकलियों से भरी हुई थी। ये जगह शहर के ठीक बीचों बीच थी और यहाँ आधी सूखी जमीन और आधे हिस्से में दलदल था। कई बिल्डिंगें यहाँ धंस गई थी। अग्निगढ़ शहर में कई तरह के बीस्ट ने अपना घर बना लिया था, लेकिन ज्यादातर डीमन बेस्ट इस दलदल वाले इलाके में आने की हिम्मत भी नहीं करते थे, क्योंकि ये इलाका आसमानी छिपकलियों का घर था। इस शहर में पहले आसमानी छिपकलियों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उन्हें यूनिवर्सिटी से जो जानकारी मिली थी वो गलत थी। आसमानी छिपकलियां अभी भी इस शहर के इस हिस्से में रहती थी। आरव सीधा इसी इलाके की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये शहर का सबसे खतरनाक इलाका था और बख्तावर और उसके सैनिकों से बचने की उसकी यही आखिरी उम्मीद थी। रास्ते में अब उसे दलदल दिखने लगा था। ये जगह भी शहर की बाकी जगहों की तरह नॉर्मल दिख रही थी। सिर्फ इस दलदल में धसी बिल्डिंगों के अलावा यहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। पानी की सतह पर बुलबुलें उठ रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि ये जगह असल में इतनी शांत और सुरक्षित नहीं थी जितनी ये दिख रही थी। आरव अब तक अपने स्विफ्ट स्टार वॉल्फ पर भाग रहा था। यहाँ रुकने के 2 मिनट बाद स्विफ्ट स्टार वॉल्फ ने एक गहरी सांस ली। वो पास ही दलदल के बगल में मिट्टी के बड़े से ढेर को देख रहा था। क्या देख रहे हो तुम, स्विफ्ट? अचानक आरव ने उस मिट्टी के ढेर को हिलते हुए देखा। उसके सामने एक बहुत बड़ा मुंह आया जिसमें बेहद पैने दांत थे और वो सीधा उन पर ही हमला कर रहा था। इसका गला इतना बड़ा था कि ये एक बार में ही पूरे आदमी को निगल सकता था। वो छिपकलियां वहां खुद को छिपाई हुई थी। ये एक आसमानी छिपकली नहीं बल्कि जमीनी छिपकली थी। इसकी चमड़ी का रंग मिट्टी जैसा ही था और ये मिट्टी में ऐसे छिपी थी जैसे उसी का हिस्सा हो। अगर वो हिलती नहीं तो आरव को उसके होने का पता भी नहीं चलता। किस्मत से उसके स्विफ्ट स्टार वॉल्फ ने उसे सतर्क कर दिया था और तुरंत उसके रास्ते से हट गया, नहीं तो वो एक बार में ही आरव के टुकड़े कर देती। छिपकलियां कई तरह की होती थी और उनमें भी अलग अलग लेवल्स होते थे। इसमें सर्वेंट लेवल वाली छिपकली को मगर छिपकली कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका शरीर मगरमच्छ का होता था और सिर एक छिपकली का। उसके दोनों तरफ चमड़ी लटकती थी जो जरूरत पड़ने पर किसी छाते की तरह खुल सकती थी और उनका मुंह उनके शरीर के 1/3 हिस्से जितना बड़ा हो जाता था। वॉरियर क्लास छिपकलियों का अलग अलग नाम होता था। अलग अलग एलिमेंट्स होते थे जैसे फायर, पॉइजन, अर्थ, आइस। आरव पर जिस छिपकली ने हमला किया था वो साफ तौर पर एक जमीनी छिपकली थी, क्योंकि उसके पास अर्थ एलिमेंट था। ये मिट्टी में इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थी कि उसे देख पाना भी बेहद मुश्किल था। वो किसी पर भी आसानी से हमला कर सकती थी और किसी को पता भी नहीं चल पाता। उसके नुकीले दांत इतने बड़े बड़े थे और उसके मुंह के बाहर निकले हुए थे। इसके चलने की रफ्तार भी काफी तेज थी और ये सीधा उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये आताताई जमीनी छिपकली बहुत चालाक भी थी। जैसे ही उसने देखा कि आरव का स्विफ्ट स्टार वॉल्फ उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, वो पीछे मुड़ी और अपनी पूंछ से उन पर हमला कर दिया। स्विफ्ट स्टार वॉल्फ और आरव दोनों हवा में उड़ गए और दूर जाकर धड़ाम से जमीन पर गिरे। उसने इतनी तेजी से हमला किया था कि आरव के वॉल्फ के सीने की कुछ हड्डियां भी टूट गई थी और आरव को उनके चटकने की आवाज भी आई थी। आरव का वॉल्फ तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुस्से से उस जमीनी छिपकली की तरफ देखकर जोर से गरजा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे अपनी उन टूटी हुई हड्डियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
दोस्त नहीं, अभी हमारे पास इससे लड़ने का वक्त नहीं है। हमें इस इलाके में अंदर जाना होगा और इस जैसी और छिपकलियों को जगाना होगा ताकि जब बख्तावर उन सैनिकों के साथ यहाँ आए, ये उन्हें अपना खाना बना ले। आरव ने अपने स्विफ्ट स्टार वॉल्व से कहा। आरव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, दलदल वाला इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ जगहों पर जहां पहले रोड हुआ करते थे, अब तो वहां भी दलदल था। इस शहर की हालत देखकर आरव को इस पर और उस समय यहाँ रहने वाले लोगों पर दया आ रही थी। उन लोगों ने इस शहर में रहने के कितने सपने संजोए थे, कितना कुछ सोचा था, लेकिन जब शहर में विकास होना शुरू हुआ, डीमन बीस्ट ने यहाँ पर हमला बोल दिया। आरव अपने स्विफ्ट स्टार वॉल्व की पीठ पर बैठा हुआ था। थोड़े आगे बढ़ने पर उसने अपने वॉल्व से कहा, दोस्त, आज एक बार फिर तुमने मेरी जान बचा ली। तुम सच में बहुत बहादुर हो। शायद तुम नहीं होते तो आज मैं उस जमीनी छिपकली का खाना बन गया होता। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें दोस्त बुलाते बुलाते थक गया हूं, इसलिए एक असली नाम दे दूं। आज से तुम्हारा नाम है चीता, क्योंकि तुम इतना तेज भागते हो और हमेशा सतर्क भी रहते हो। आरव की बात सुनकर उसका वॉल्व इतना खुश हुआ कि उसने जोर की आवाज की। आरव का चीता अभी धसी हुई बिल्डिंग के ऊपर तेजी से दौड़ रहा था। ये लगभग 100 मीटर लंबी थी और इसके नीचे की जमीन दलदल में बदल चुकी थी। आगे बढ़ने के लिए चीता को इस बिल्डिंग की सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में कूदना पड़ता। ये बिल्डिंगें अच्छी खासी दूरी पर थीं, इसलिए चीता तेजी से दौड़कर अपनी स्पीड बना रहा था। जैसे ही वो कूदा, उसे बिल्डिंगों के बीच की 100 मीटर की दूरी तय करने में महज कुछ सेकंड ही लगे। वाह, देखो वो रहा सर, कहीं एक सैनिक ने उन बिल्डिंगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। भाग मेरे चीते भाग, आरव ने कहा। कुछ सैनिक जिनके पास विंड एलिमेंट था, जमीन के रास्ते से बिल्डिंग की तरफ भागे। वो आरव का पीछा कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि ये इलाका पूरी तरह दलदल से भरा हुआ है। वहां की जमीन की सतह पर काले काले बुलबुले उठ रहे थे। उन्होंने नो एंट्री वाले जोन में कदम रखा था और अब वो जल्दी ही दलदल में धंसकर डूबने वाले थे। ये जरूरी नहीं था कि अपना विंड ट्रैक इस्तेमाल करने के बाद भी वो बच जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस दलदल में कई सारी आताताई छिपकलियां भी थी। अपने इलाके में लड़ते वक्त उनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।